आप पहुंचे हैं। हाँ मित्रों, दो विषय है जिसलिए मैं यहाँ करनाल में आया हूँ। पहला विषय तो यह है कि अभी जैसा हमको मालूम है, आत्मनिर्भर भारत ये अभियान सारे देश भर में चल रहा है। वैसे तो ये लंबा कार्यक्रम है, महीनों से चला हुआ है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 2047 तक अपना देश अपने सर्वोच्च शिखर स्थान के ऊपर पहुंचे, इसके लिए आम आदमी की भागीदारी भी चाहिए, सरकारों की भागीदारी चाहिए, स्थानीय शासन की भागीदारी चाहिए। केंद्र सरकार के तो सभी विभाग अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। हर विभाग में एक से एक ऊंचे बढ़कर के और उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसा भी आज हमने अखबारों में पढ़ा होगा कि ये जो क्वार्टर पिछला गया है, इसमें 8.2% की दर से जो जीडीपी की वृद्धि है, ये बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है। इस प्रकार की वृद्धि किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8% से ऊपर लगातार चल रही है, और इसी के कारण से ही हमारा क्लेम है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में आगे उभर करके आएंगे। अभी हमारा चौथा स्थान है। बहुत शीघ्र हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में हमारी आर्थिक जो दौड़ है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें इंडस्ट्री का भी योगदान चाहिए, सर्विस का भी चाहिए, उसके अंदर किसान का भी चाहिए, मजदूर का भी चाहिए, हर व्यक्ति का उसमें योगदान चाहिए, दुकानदार का भी चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से लगे हैं। हमारे देश में बहुत बड़े बदलाव भी आ रहे हैं। जैसे अभी जीएसटी, इसको 4 के बजाय 2 दरों में किया, उसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम काफी अग्रणी रहे। सामान्य जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कंप्लायंसेस, इसको बहुत कम किया गया है। ईज ऑफ लिविंग, जीवन को साफ सुथरा किया गया है। चीजों की उपलब्धता, अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो पावर पावर एक ऐसा विषय है जो आज से 10 साल पहले गांव हो शहर हो सब तरफ कट लगते थे, लेकिन आज आप देखिए हरियाणा में आप नहीं कहीं भी पाएंगे कि कहीं कोई आधे घंटे घंटे का टेक्निकल खराबी के कारण से हो सकता है, अन्यथा पावर की कमी के कारण से कभी कोई कट लगता नहीं है। 24 आवर्स हम गांव को भी पावर दे रहे हैं, शहरों को भी दे रहे हैं, और यही नहीं सारे देश में उपलब्ध हो रही है। अब हम पावर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नेपाल में करते हैं, भूटान में करते हैं, श्रीलंका भी तैयारी है, आगे कनेक्शन उनके साथ जुड़ रहा है हमारा, बांग्लादेश में हम करते हैं। तो इसलिए ऐसा अन्य विभागों से भी इस प्रकार के परिणाम निकल रहे हैं। हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इस नाते से ये जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी व्यक्ति व्यक्ति को पहुंचे, गांव गांव में पहुंचे, इसके लिए आज जो ये कार्यक्रम पार्टी का था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर सभी कार्यकर्ता अपना आत्मनिर्भर का जो पत्रक है वो सभी यात्रियों को देंगे। उस कार्यक्रम में मेरी भागीदारी यहाँ के पार्टी के लोगों ने कराई है। तो इस नाते से एक पहला कार्यक्रम तो ये था। सर, विधानसभा में कोई बड़ा प्लांट शुरू होने वाला है, वो क्या प्लांट है? दूसरी बात है कि श्रीमद् भगवत गीता, इसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कुरुक्षेत्र में पिछले 8-9 साल पहले जिसको हमने शुरू किया था, वो भी अपने पीक पर है। तो अभी वो कार्यक्रम चल रहा है। वहां भी आज का मेरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में भी था, और न केवल कार्यक्रम में मुझे उसमें जाना है। हम मालूम है कि गीता जो हमारा ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के सार के रूप में जाना जाता है, एक विश्व में शांति लाने के लिए जो संदेश भगवान कृष्ण का, उससे बड़ा और संदेश है नहीं है। दुनिया भर के लोग अब हमारी तरफ देखने लग गए हैं कि भारतवर्ष जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर शांति कायम करनी है तो गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचाने का काम हमारा है। उसी के अंतर्गत आज मैं आया हूँ। इस 2 कार्यक्रमों के लिए आज मेरा आना सर, हरियाणा में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उनकी दुखद मृत्यु हुई है, आपकी जानकारी में हुआ सर? काफी होनहार खिलाड़ी। जो एक पोल गिरा है, हाँ, बास्केटबॉल पोल गिरा है, बहुत दुखद घटना वो है। उसको जो वहाँ का कोच था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उस घटना पर एक इंक्वायरी भी बैठा दी गई है, हमारे खेल मिनिस्टर ने बैठाई है। उसकी जानकारी लेंगे कि किसका दोष था। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोनों खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी, उनके जाने का कष्ट दुख हम सबको है। हम उनके जाने के बाद उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं, उनकी जो भी सहायता करनी होगी परिवार को वो करेंगे, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी भी चिंता की जाएगी। सर, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये जो खिलाड़ियों की डेथ हुई है, ये सरकार में इसका हाथ है, और अब ये तो आप लोग सोच के देखें कि कोई बात अगर ऐसी हो गए जिसके अंदर एक भी कोई भरोसा करने का जरा तनिक मात्र बात हो, तो आप उनसे पूछिए कि क्या इसका आधार है। यानी हर चीज में कहीं सरकार का हाथ है, कहीं संघ का हाथ है, कहीं बीजेपी का हाथ है। अगर उनको कोई विषय न मिले तो इस आलोचना से ही वो लगातार अपने मन को खुश करते रहते हैं। भगवान उनका मालिक। सर, आज करनाल में सब कांग्रेस में बड़ा प्रदर्शन किया है, वोट चोरी मामले को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
उसमें पुलिस के साथ खींचातानी में कुछ लोग को चोट भी लगी है, कुछ लोग के कपड़े भी फटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो मुखर हो रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए, कांग्रेस का दोगला राग है। एक तरफ वो कहते हैं एसआईआर को हम नहीं मानेंगे। एसआईआर क्या है? एसआईआर है कि कोई जो फर्जी वोट हैं वो वोटर लिस्ट में से कटें, चाहे वो विदेश के रहने वाले हैं तथा अन्य कोई जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, उनके फर्जी वोट यहाँ नहीं बनने चाहिए। किसी का वोट अगर 2 जगह है तो उसको काट के 1 जगह किया जाए। इस शुद्धता के ऊपर भी उनका आपत्ति चल रही है, पहला विषय ये। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि फर्जी वोट जो डलते हैं वोट चोरी होती है, तो फर्जी वोट को काटो नहीं। और वोट की चोरी होता है, चोरी कौन करता है इसमें भी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। आखिर तो इतने सालों तक देश में 70 साल का उनका राज रहा है, मतलब 55-60 साल का, और उन 55-60 साल में वो क्या करते थे, हमें तो पिछले 15 साल से ये सारा काम हमारे हाथ में आया है। हमने तो इसको 2003-4 में भी एक बार वोटों का शुद्धिकरण कराया था और उस समय तय किया था कि हर 20 साल के बाद एक बार वोटों की और वोटर लिस्ट की शुद्धता, उसकी जांच, एक इंटेंसिव जिसको कहना चाहिए उसका रिवीजन ये होना चाहिए। तो इस इंटेंसिव रिवीजन का भी विरोध करते हैं। वोट चोरी जिसमें वो खुद काम करते रहे, ऐसा जैसे होता है ना, उल्टा चोर को तो को डांटे, जो उनके खुद के कारनामे हैं वो आज दूसरों के गले में डाल रहे हैं। जबकि एक भी इस प्रकार का विषय अगर वो साबित कहीं करते तो समझ में आता। वो भी इस प्रकार के झूठे प्रचार के माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि ये विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। एक सीमा से आगे जा करके हमको कोई उत्तर देना नहीं, चुनाव आयोग अपने आप उसकी छानबीन करेगा और छानबीन करने के बाद अगर कोई इस प्रकार का विषय मिलता है तो उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब डलेगी सर? सर अभय चौटाला का कहना है कि वोट कांग्रेस तो वोट चोर है लेकिन बीजेपी डकैत है। उन्होंने अभी ये मैंने बयान बताया, दिया कोई कुछ भी बोले अपने मन को खुश करने के लिए, भगवान उनका मालिक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ से रिपोर्ट जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगली किस्त भी आएगी, तीसरी भी आएगी, पूरे मकान होंगे। लेकिन जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा किए बिना ऐसा आना उचित नहीं। सर कॉलोनियों